हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज में। और यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम गद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ दिखाई नहीं पड़ता तब तक उसे प्राप्त नहीं होता। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक कर्म में उत्साह के साथ और किसका योग रहता है। और अगला प्रश्न है कि उत्साह की गणना किस में की जाती है। अगला एक और प्रश्न है, किसी के आने का समाचार प्राप्त होने पर चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रहने को क्या कहा जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर हम बाद में देखेंगे। पहले इस पढ़ लेते हैं ये जो अपठित गद्यांश है इसको। तो शुरू करते हैं। आइए, लिखा हुआ है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में की जाती है, परंतु जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। तो हमने प्रश्न हमारा यहाँ से उसका उत्तर बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये अगला जो आगे लाइन लिखी हुई है कि यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार प्राप्त कर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दें तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, बताना है आपको। उत्साह, ऑप्शन दूसरा है उत्साह और आनंद, ऑप्शन तीसरा है उत्साह की उमंग और ऑप्शन द है उत्साह का स्वरूप। तो यहाँ पर उत्साह का स्वरूप इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन द उत्साह का स्वरूप इसका सही शीर्षक रहेगा। अगला प्रश्न है कि जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ दिखाई नहीं पड़ता तब तक उसे प्राप्त नहीं होता। उसे क्या प्राप्त नहीं होता? उत्साह की उपमा प्राप्त नहीं होती, उत्साह उमंग प्राप्त नहीं होती, या फिर उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती, या उत्साह तरंग प्राप्त नहीं होती। तो उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। उस क्रिया को फिर हम उत्साह की संज्ञा उत्साह नहीं कह सकते, उसे उत्साह की संज्ञा नहीं दे सकते। तीसरा प्रश्न है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। क्या है? कर्म, संकल्प, प्रयत्न और वह दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है कर्म, संकल्प और प्रयत्न दोनों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, अ और ब दोनों। नेक्स्ट है, प्रत्येक कर्म में उत्साह के साथ और किसका योग रहता है? भक्ति का, शक्ति का, श्रद्धा का या बुद्धि का। तो सही उत्तर रहेगा बुद्धि का योग जो है वो उसके साथ रहता है। नेक्स्ट है, उत्साह की गणना किस में की जाती है? अच्छे कर्मों में की जाती है, अच्छे गुणों में की जाती है, अच्छे स्वभाव में की जाती है, या फिर अच्छे व्यवहार में की जाती है। तो उत्साह की गणना जो है वो अच्छे गुणों में की जाती है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट है, किसी के आने का समाचार प्राप्त होने पर चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर खड़े रहने को कहा जाएगा। बहुत अधिक उत्साह, उत्साहित नहीं, आनंदित या फिर आनंदित नहीं। तो हम उसे उत्साहित नहीं कह सकते। तो ये हमने किए अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर, और अब करेंगे हम अपठित काव्यांश के प्रश्न उत्तर। पढ़ लेता हूँ पहले मैं इस काव्यांश को। लिखा हुआ है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? परिवर्तन, कोशिश, लहर या फिर सामूहिक क्रांति। तो इसका मतलब होगा परिवर्तन, कि परिवर्तन जो है वो यहाँ पर शीर्षक है इसका। अगला प्रश्न है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पंक्ति में कवि का पीर पर्वत से क्या आशय है? दर्द गहरा, गहरा दर्द, सामूहिक पीड़ा, पर्वत समान ऊंची पीड़ा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर है सामूहिक पीड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न उपयुक्त पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है? परिवर्तन का, क्रांति का, जागरण का या फिर शक्ति का। तो यहाँ पर कवि जो है वो परिवर्तन का संदेश जो वो देना चाहता है। नेक्स्ट है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, पंक्ति में कवि का सूरत से क्या अभिप्राय है? रूप, हालात, समय या स्थिति। तो यहाँ पर सूरत का मतलब हालात, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो बदलनी चाहिए, वो हालात बदलने चाहिए। अगला प्रश्न है कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, पंक्ति में कवि का इशारा कैसी आग से है? दृढ़ निश्चय, बदले की, क्रोध की या घृणा की। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय की आग से है। उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने किसकी पीड़ा का वर्णन किया है? पूंजी वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंत वर्ग का या फिर आम वर्ग का। तो यहाँ पर कवि ने आम वर्ग की पीड़ा का वर्णन कवि ने इसमें किया है। आइए करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अर्थ की सुबोधता एवं सुस्पष्टता गुण की विशेषता होती है। तो ये प्रसाद गुण की विशेषता है। प्रसाद गुण में काव्य के जो 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, इसमें प्रसाद गुण में क्या होता है कि अर्थ की सुबोधता, यानी सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाता है, स्पष्ट अर्थ होता है, उससे वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अगला प्रश्न है कि काव्य में दोष का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। तो काव्य में दोष रस का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। जहाँ पर काव्य में दोष होगा वहाँ पर हमें रसों का आस्वादन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, छंद के माध्यम से काव्य में गेयता और साथ ही साथ किसका समावेश होता है? तो छंद के माध्यम से काव्य में गेयता और लय का समावेश होता है। वहाँ पर गेयता होती है, लय होता है। वर्णिक छंद में कितने गण होते हैं? तो वर्णिक छंद में 8 गण होते हैं। आपको सूत्र याद होगा, राजमाता भानस लगा, है ना, यह माता राज भानस लगा। तो ये जो इसमें 8 गण होते हैं, तो ये 8 गणों की हमने बात यहाँ पर करी है। नेक्स्ट है, अलंकारों के प्रयोग से किसकी शोभा बढ़ती है? तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। नेक्स्ट है, जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो ये हमने किए रिक्त स्थान वाले, और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा है कि जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को विशेष दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। ऐसा होता है इसमें कि अमूर्त चीज़ों में जब मानवीय भावनाओं का आरोपण कर दिया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सौंदर्य परिसी धीरे धीरे धीरे। नेक्स्ट है, समाचार लेखन में प्रयुक्त किए जाने वाले ककारों की संख्या कितनी है? तो आपको लिखना है कि इसमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप नाम भी लिख देते हैं 6 का तो ठीक रहेगा। विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में अधिक पड़ती है? तो यहाँ पर है कि तकनीकी रूप से जो जटिल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से जुड़ी घटनाओं को समझाने के लिए विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? तो आपको लिखना है कि वर्तमान में किसी एक विषय में विशेषज्ञता की मांग की जा रही है ना, एक विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा ने जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत में किस क्षेत्र का वर्णन किया है? तो यहाँ पर लेखक ने पर्वतमालाओं के समीप बसा सिंगरौली क्षेत्र जो है वहाँ का वर्णन किया है।
कथा में हाथी किसका प्रतीक है? छोटी छोटी 4 जो कहानियाँ हैं उसमें हाथी जो है वो समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। एक कम कविता के रचयिता कौन है? तो एक कम कविता के रचयिता विष्णु खरे हैं। दिशा कविता का वर्ण विषय क्या है? दिशा कविता का वर्ण विषय जो है वो बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान को यहाँ पर चित्रित किया है कवि ने। नेक्स्ट है, कविता में भाषा के सम्यक ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो सम्यक ज्ञान से अभिप्राय है शब्द, अर्थ, संधि, समास आदि के प्रयोग से है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? नाटक का सबसे सशक्त और जरूरी माध्यम नाटक का संवाद होता है। संवाद को नाटक में सबसे सशक्त और सबसे जरूरी चीज़ माना गया है। अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? तो सच्ची घटनाओं और अनुभवों को विस्तार देने में कल्पना का महत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उल्टा, अब ये खंड ब जो है हम थोड़े से लघुतरात्मक प्रश्न है उसको करेंगे। उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित कीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि इसमें जो इस शैली में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना होती है उसे पिरामिड के निचले हिस्से में न लिख करके सबसे ऊपर रखी जाती है, पहले लिखा जाता है। अर्थात पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है और अंत में आने वाला निष्कर्ष पहले दिया जाता है, पहले आता है। ठीक है। दूसरा 5वां प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट के विषय में बताइए। खोजी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो खोजी रिपोर्ट में मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना तथा तथ्य सामने लाए जाते हैं जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होती हैं। नवीन जानकारियों पर आधारित जो है वो ये चीज़ें होती हैं, इसे खोजी रिपोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल कुमकुम सारा पंक्ति में मंगल कुमकुम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ पर मंगल कुमकुम शब्द है अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणें हैं। धरती की हरियाली पर फैली लाल किरणें सुख शांति वैभव का प्रतीक प्रतीत होती हैं, इसीलिए सूर्य की किरणें भारतवर्ष की संपन्नता पर मंगल कुमकुम छिड़कती हैं। नेक्स्ट है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो कवि का संकेत वो उन स्वार्थी पूंजीपतियों, धर्म गुरुओं और समाज सुधारकों की ओर है जिन्होंने अपनी मान्यताओं, परंपराओं, सिद्धांतों और विश्वास द्वारा भोली जनता को ठगा। जो विश्वास के नाम पर जनता के साथ बनकर के बेईमानी, जनता के साथी बनकर के बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। नेक्स्ट है, कवि विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय दीजिए। एक कवि का परिचय पूछा जाएगा, एक लेखक का परिचय, साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो हम विष्णु खरे का यहाँ पर देखते हैं कि विष्णु खरे का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। ये इंदौर समाचार के उपसंपादक और नव भारत टाइम्स के संपादक भी रहे। कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आँख से सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी और काल और अवधि के दरमियान इन्होंने T.S. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताओं के रूप में किया। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी और हिंदी अंग्रेजी में अत्यधिक अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास महान समन्वयकर्ता लोकनायक थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस धार्मिक सांस्कृतिक आदर्शों के कारण आज हिंदू समाज में श्रेष्ठ धर्मग्रंथ द्वारा पूजित धर्मग्रंथ की तरह पूजित मान्य है। इनकी अन्य रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैचू, रामाज्ञ प्रश्नावली आदि। तो ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है कि जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, ऐसा कहे जाने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के व्यवहार और रहन सहन में रईसी और कवित्व दोनों का प्रभाव अधिक था, जिनके कारण उनके वाक्य व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी। हर बात को कहने से पहले प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाज का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार घड़ीसाज को घड़ी को ठीक करने देखने का अधिकार मिलता है, उसी तरह लेखक के अनुसार धर्म के ज्ञाता को धर्म का रहस्य जानने और जिज्ञासा व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो जानकार हैं उसे जानने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो लिखेंगे कि निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में 1929 में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वर्मा जी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कार्य किया। इनके अनेक उपन्यास, यात्रा संग्रह और निबंध काफ़ी चर्चित रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रखर आलोचक, इतिहासकार और मौलिक चिंतक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित क्रम देने में इन्होंने अनेक निबंध, कहानी, लेख, काव्य, संस्मरण आदि लिखे। और नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे कि वर्तमान में भी सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास जैसे गरीब व्यथित लोगों की झोंपड़ी जला दिए जाने तथा अन्य प्रकार की प्रताड़ना दिए जाने की घटनाएं होती हैं, किंतु गरीब की जिजीविषा संघर्ष कर भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। और नेक्स्ट प्रश्न है रूप सिंह कितने वर्षों बाद वापस आया था, उसके गांव का नाम क्या था और साथ में अन्य व्यक्ति कौन था। तो आप लिखेंगे कि रूप सिंह पूरे 11 वर्ष के बाद अपने गांव लौटा था। रूप सिंह के गांव का नाम माही था। उसके साथ दूसरा व्यक्ति शेखर कपूर था, जो उसके गॉड फादर का बेटा और IAS ट्रेनी था। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं तथा चौमासा से क्या आशय है। आप लिखेंगे कि भारत में सामान्यतः 6 ऋतुएं गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत पाई जाती हैं। मुख्यतः सर्दी, गर्मी और वर्षा ये मेन 3 ऋतुएं होती हैं और ये ऋतुएं 4-4 महीने की मानी जाती हैं, जिस आधार पर वर्षा ऋतु के 4 महीनों को चौमासा कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किस प्रदेश से संबंधित है। इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो अपना मालवा पाठ मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम, विस्तार और स्थिति के विषय में बताया है। नगरीकरण का विस्तार होने पर, इनके नष्ट होने पर चिंता भी इस पाठ में व्यक्त की गई है। तो ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।